हेलो स्टूडेंट, चलिए आज क्या पढ़ते हैं। क्लास 10th का लेसन 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो हम लोग खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, कुछ खट्टा रहता है, कड़वा रहता है, ठीक है ना। तो इन सब में क्या पाई जाती है, इन सब में अम्ल क्षारक पाए जाते हैं। खट्टे में देखिए ज़्यादा चीज़ क्या पाया जाता है, आपका अम्ल ही रहती है। कड़वे में क्या रहता है आपका, ये कड़वे में आपका क्या रहता है, क्षारक रहता है, ठीक है। और देखिए जो ये लवण होता है, ये जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है, ठीक है। तो देखिए जो जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं उनके गुणों के आधार पर उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुण के आधार पर इनको क्या कर दिया गया, 3 वर्गों में क्या कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। पहला क्या है, अम्ल। दूसरा क्या है, क्षारक। तीसरा क्या है आपका, लवण। ठीक है ना। अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पहले के समय में लोग कैसे पहचानते थे कि कौन सी अम्ल है, कौन सा क्षारक है। अम्ल ऐसे पहचानते, लिटमस से पहचानते थे और आपका स्वाद से पहचानते थे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो खट्टा रहता था उसको कहते थे कि उसमें अम्ल पाई जाती है। जैसे कि आपका देखिए, चलिए ठीक है, अब बता रहे हैं, ठीक है ना। इतना देखिए ये हो गया पहले के समय में। अब पहले हेडिंग डाल लीजिए अम्ल। पहला देखिए पढ़ेंगे आज, अम्ल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अम्ल के टॉपिक पर ही पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे अम्ल। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए अम्ल, ठीक है। देखिए अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड मतलब क्या होती है, अम्ल होती है, एसिड यही होती है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अम्ल क्या होते हैं, पहले के समय में क्या कहते थे लोग, स्वाद से पहचानते थे और लिटमस से पहचानते थे, लिटमस पेपर से। तो देखिए जो अम्ल होता है वो क्या होता है, अम्ल क्या होता है, जिनका कह सकते हैं कि जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है और क्या करते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। पहले देखिए क्या होते हैं, जिनका कोई भी पदार्थ हो जिनका स्वाद खट्टा होता है और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उनको क्या कहते थे, अम्ल कहते थे, ठीक है ना। अब देखिए जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जो अम्ल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से, किससे हुई थी, एसिड से हुई है। किससे हुई है, एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, समझ रहे हैं ना। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, समझ रहे हैं ना, इसी से ये हुई है। अब देखिए जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आपका
सिरका हो गया, सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल। समझ रहे हैं ना? देखिए सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है? सिरके में आपकी कौन सी अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, आपके जो खट्टे फ्रूट्स है, खट्टे क्या है आपके जो फल है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है ना? जैसे आप कह सकते हैं नींबू, क्या है ये आपका? नींबू, संतरा, मतलब कि सिट्रस फ्रूट कह सकते हैं इसको, सिट्रस फल, सिट्रस फल। सिट्रस फल में वही आएगा नींबू, संतरा और भी चीजें आती हैं। तो इसमें देखिए कौन सी अम्ल पाई जाती है? खट्टे वाली चीजें में आपकी पाई जाती है सिट्रिक अम्ल। कौन सी? सिट्रिक अम्ल पाई जाती है, ठीक है ना? और देखिए आपकी इमली है, इमली में क्या पाई जाती है? इमली में आपकी पाई जाती है टार्टरिक अम्ल, ठीक है? तो यहाँ पे इमली भी लिख लीजिए, इमली में भी देखिए क्या पाई जाती है आपकी? टार्टरिक अम्ल पाई जाती है। क्या होती है? टार्टरिक अम्ल। यही पाई जाती है ना? सिरके में क्या पाई जाती है? एसिटिक अम्ल। सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है? इमली में देखिए क्या पाई जाती है? आपकी टार्टरिक अम्ल पाई जाती है, ठीक है ना? अब देखिए जो एसिड होता है, अब किसके अनुसार पढ़ेंगे? तो इतना समझ गए ना, जो क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, ठीक है? अब देखिए एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। कौन वैज्ञानिक थे? आर्हेनियस थे, ठीक है ना? उन्होंने क्या बताया? अगर कोई भी पदार्थ है वो उसको जल में घोला जाता है, वो पूरी रूप से क्या हो जाए? जल में घुल जाए और H+ आयन दे, तो वो क्या होगा? आपका अम्ल रहेगा। किसके अनुसार? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। आर्हेनियस, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। समझ रहे? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, इसको लिख लीजिएगा। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार देखिए, अब कोई भी क्या है पदार्थ है, अगर जलीय विलयन में क्या हो रहा है? वियोजित होकर के H+ आयन देता है, तो वो क्या रहेगा? आपका अम्ल रहेगा। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए वो पदार्थ, पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में वे पदार्थ, हाँ ये लिखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित होकर, होकर केवल क्या देते हैं? केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। केवल क्या देते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब क्या होता है? H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते हैं, ठीक है? तो आप लोग कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में केवल H+ आयन ही देते हैं, ठीक है? जैसे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए उदाहरण आप पे, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इसको जल में वियोजित करेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? जल में जब वियोजित होकर के H+ और केवल H+ आयन ही देगा, ठीक है? तो यहाँ पे दे देगा 2H+, AQ जलीय विलयन, प्लस आपका रहेगा SO4 डाई नेगेटिव, ये क्या रहेगा आपका? जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में क्या दे रहा है? यहाँ पे H+ आयन दे रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये क्या रहेगा आपका? अम्ल रहेगा। इतना समझ गए? चलिए अब देखते हैं अम्ल के प्रकार, ठीक है? हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्लों के प्रकार।
क्या है, अम्लों के प्रकार। देखिए अम्ल क्या होती है, अम्लों के प्रकार। अम्ल देखिए क्या होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। अम्ल को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका होता है प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होती है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, पहला नंबर प्रबल अम्ल। पहला क्या लिख लीजिए, प्रबल अम्ल। तो हाँ, इसमें ये प्रबल अम्ल ना, पहले ये लिख लीजिए किसके आधार पर, आयनन के आधार पर, आयनन के आधार पर लिख लीजिए, आधार पर अम्ल को दो वर्गों में विभाजित किया गया। किसमें विभाजित किया जा सकता, समझ रहे ना। अम्लों को आयनन के आधार पर अम्ल को दो वर्गों में विभाजित, पहला क्या है आपका प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल क्या होती है, वो अम्ल होती है जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाती है और H+ आयन देती है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल में देखिए लिख लेंगे, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया का मतलब क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया का मतलब होता है पूरी रूप से, पूर्णतया आयनित पूर्णतः पूरी रूप से आयनित या वियोजित हो जाते, या वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, आपका H2SO4 है, ठीक है। ये क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर इसको देखिए जल में क्या करेंगे, आप घोल देंगे, जल में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसको घोल दीजिए H2SO4 को, ठीक है। ये H2SO4 है, जल में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यही क्या बनेगा, आपका जल में करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, प्लस SO4 ये डाई नेगेटिव, ये भी क्या है आपका जलीय विलयन। वैसे ही अगर HCl है, HCl को भी घोल रहे हैं जल में, ठीक है। ये H2O है, जल में इसको भी घोलें, तो ये देखिए क्या बनाएगा, HCl भी आपका, तो क्या बनाएगा H पॉजिटिव, ये क्या है आपका AQ जलीय विलयन, प्लस है आपका क्या है Cl नेगेटिव, ये भी क्या बनाएगा जलीय विलयन। मतलब कि यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे वो पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे प्रबल अम्ल में, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल के उदाहरण लिख लीजिएगा, इसके उदाहरण है, उदाहरण जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका HCl हो गया, दूसरा H2SO4 हो गया, तीसरा HNO3 हो गया, ठीक है। मतलब जितनी भी जो आपकी अम्लें हैं, ठीक है, अगर जल में पूरी रूप से आयनित हो जाती है तो वो क्या रहेंगी आपकी प्रबल अम्ल, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसको मिटा दें अब, चलिए ठीक है, दुर्बल अम्ल लिख लीजिए, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, दुर्बल अम्ल, दूसरा नंबर। देखिए दुर्बल अम्ल क्या होती हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या होती है, वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। केवल यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, नहीं होते हैं, बस पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब पूरी रूप से हाइड्रोजन को नहीं निकालते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे इसका देखिए उदाहरण यहाँ पे लिख लीजिएगा, उदाहरण में आपका है HCN
ठीक है, CH3 CH3COOH एसिटिक अम्ल है, HCOOH, ठीक है, मेथनोइक अम्ल है आदि। तो ये सब क्या है, आपके दुर्बल अम्ल है। जैसे एक इसका देखिए बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या एसिटिक अम्ल है, ठीक है, CH3COOH है। इसको क्या कर रहे हैं, जलीय विलयन, मतलब कि जल में इसको घोल रहे हैं। तो जल में जब देखिए आप घोलेंगे इसको तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे केवल यही H+ बाहर होगा और ये सब नहीं बाहर होंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव, AQ मतलब जलीय विलयन होता है, प्लस आपका क्या हो जाएगा H पॉजिटिव, ये भी AQ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, पूरी रूप से नहीं हो रहा ना, कि वे अम्ल जो जल में पूरी रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते उनको क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, जैसे ये आपके हैं। ठीक है, इतना समझ गए, चलिए ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आगे। अब कुछ अम्ल की देखिए जलीय विलयन में क्रियाशीलता का क्रम, इसको मिटा दें, प्रबल और दुर्बल ये भी समझ गए हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो विभिन्न अम्लों की हेडिंग डाल लीजिए, जलीय विलयन में विभिन्न अम्लों की जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम। देखिए कौन सी अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल रहेगी, ठीक है ना, जलीय विलयन में सबसे ज्यादा कौन सी अम्ल रहेगी, सबसे ज्यादा HCl होगी। समझ रहे हैं, HCl सबसे ज्यादा आप ये विलयन में, जलीय विलयन में क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रहेगा, HNO3, क्या ये आपकी नाइट्रिक अम्ल है। फिर आपका क्या रहेगा, H2SO4, फिर आप देखिए आपका आएगा एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल, CH3COOH, ये क्या है आपकी एसिटिक अम्ल है। फिर देखिए क्या है, H2CO3, ये क्या आपकी कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, फिर आपका HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपका क्रम है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और एक चीज, हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो देखिए आपका H पॉजिटिव नहीं बनाता है, हाइड्रोनियम आयन नहीं, जो देखिए अम्ल होती हैं H+ आयन देती हैं, लेकिन H+ आयन इतना छोटा है कि वो जल से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। समझ रहे हैं ना। देखिए जो आपकी जो अम्ल होती हैं जल में वियोजित होने पर H+ आयन देती हैं। ठीक है, तो जो H+ आयन रहता है वो आकृति में बहुत छोटा रहता है, वो जल से मिल करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। जो H+ आयन नहीं मिलता है, H+ आयन रहता है वो बहुत छोटा रहता है। ये देखिए जो H+ आयन है ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है आकार में। देखिए बहुत छोटा होता है H+ आयन, और जल से इसलिए ये मिल करके आप क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ड्रोनियम आयन क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, H+ आयन देता है जो अम्ल होती हैं, लेकिन H+ आयन क्या करता है, H+ आयन बहुत छोटा है इसलिए वो जल से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, इतना समझ गया ना। अब इसको मिटा दें, चलिए ठीक है। अब चलिए इसके बाद आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्लों के भौतिक गुण। हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के
भौतिक अम्लों के भौतिक गुण। समझ गए ना, अम्लों के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। तो पहले ही आप लोग जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या कह सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। और जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, मतलब जल में विलेय होते हैं। विलेय होते हैं, जल में क्या क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। दूसरा देखिए, आप लोग जानते हैं जो अम्ल रहता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। हम नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए अम्ल की प्रकृति कैसी रहती है, अम्ल लिखेगा, अम्ल ये इंपॉर्टेंट है, अम्लों की प्रकृति कैसी रहती है, अम्लों की प्रकृति के संक्षारक रहती है, संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। मतलब कि अगर अम्ल है, अगर प्रबल अम्ल है, अगर आपके हाथ पे भी क्या हो, जैसे HNO3 ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, अगर ये आपके हाथ पे गिर जाती है तो हाथ को भी क्या कर सकती है, जला सकती है, काट सकती है। ठीक है, वैसे और दुर्बल अम्ल है, जैसे कपड़े वगैरह पर गिर जाती है तो ये कपड़ा वगैरह काट सकती है, मतलब कि संक्षारक होती है। ठीक है, अम्लों की प्रकृति, तो ये समझ गए ना अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों की देखिए। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है ना, अम्लों के क्या क्या रासायनिक गुण हैं। अम्लों के रासायनिक गुण, देखिए अम्ल के निम्नलिखित रासायनिक गुण है। समझ रहे हैं ना, अम्लों के रासायनिक गुण में अम्ल के निम्नलिखित रासायनिक गुण है। पहला देखिए, जब अम्ल के, इसमें लिख लीजिएगा अम्लों के निम्नलिखित रासायनिक गुण है। पहला मैं इसका गुण बता रहा हूं, धातु के साथ अभिक्रिया, जो अम्ल होती है अगर धातु के साथ अभिक्रिया कर रही है तो, देखिए जब अम्ल धातु सक्रिय धातुओं के साथ है क्या करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या होता है उसमें, धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या निकलता है उसमें, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो यहां पे ये लिख लीजिएगा, अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल सक्रिय धातुओं, अब देखिए सक्रिय धातुओं में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जो जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, आदि। क्या लिख रहे हैं, अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन, ये क्या H2, इसको कहेंगे हाइड्रोजन गैस, मुक्त करती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त करती है। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए Fe क्या है, ये आपका लोहा है। जब ये किसके साथ कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कर रहा है, AQ मतलब ये जलीय विलयन में कर रहा है, तो आपका देखिए क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा। ठीक है, ये क्या, फेरस क्लोराइड प्लस आपका रहेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब दूसरा देखिए एग्जांपल, अगर जिंक है, क्या है, जिंक है प्लस क्या कर रहा है, H2SO
4 के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो आपका देखिए क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो पहले इतना ही ध्यान रखिएगा, अगर अम्ल है धातु के साथ है, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनाएंगी, वो अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। ठीक है, ये समझ गए पहला। हाँ चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ये समझ गए, FeCl2, ये ZnSO4 ये सब क्या है, लवण बना रहे हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, धातु किसके साथ करेगा, धातु अगर, हाँ अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए जो हाइड्रोजन गैस ये कैसे निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है ये कैसे निकलती है। देखिए हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ये क्या होती है, पाप, जिसको कहते हैं POP, पाप हिंदी में देखिए पाप है। ठीक है, पाप की ध्वनि के साथ क्या होती है, जलती। अगर देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसको जलाएंगे तो क्या साउंड करेगा, पाप की आवाज के साथ ये क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन गैस है अगर उसको क्या कराएंगे, जलाएंगे, ठीक है ना, तो कैसा करता है वो, पाप की आवाज निकलती है। ठीक है, ऐसे भग भग फूटता है। ठीक है। हाँ तो अब दूसरा देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, अम्ल, हाँ धातु कार्बोनेट, दूसरा है आपका धातु कार्बोनेट, दूसरा धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। देखिए जो धातु होती है, सॉरी जो अम्ल होती है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मुक्त करती है। तो इसका देखिए जनरल फॉर्म हो जाएगा, अगर धातु कार्बोनेट लेते हैं, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करा रहे हैं किसी अम्ल के साथ, तो आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, लवण के साथ साथ आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में यही लिख लीजिए, जैसे क्या है आपका धातु कार्बोनेट है, जैसे क्या है आपका CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब क्या करा रहे हैं, HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसको देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है ना, क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस आपका जल ये बनेगा। ठीक है, धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और जल ये बन रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर क्या है आपका, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, तो आपका देखिए क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, जल बनेगा, प्लस इसमें भी CO2 बनेगी। ठीक है, अब कोई भी धातु आप ले लीजिए, देखिए यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेंगे। ठीक है ना, इसमें देखिए ले लीजिए, हाँ देखिए लिख लीजिए यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु में लिख लीजिए कैल्शियम
अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखिए CO3 है, लेकिन कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। क्या है, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब 2 मोल HCl से क्या कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस आपका CO2 गैस, ये आपकी निकलेगी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हाँ, तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए अब यहाँ पे कोई भी क्या है, अम्ल है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म ले लीजिएगा, धातु क्या करेगा, कोई भी धातु ऑक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड है, वो किसके साथ कर रही है अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ कर रही है क्रिया तो क्या बनाएगी, आपका लवण और क्या बनाएगा, इसमें प्लस जल, ये बनेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर धातु ऑक्साइड है, उदाहरण के लिए ले लीजिए CaO, कैल्शियम क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जब क्या करा रहे हैं, HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस आपका क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है ना। तो यही है कि कोई भी अगर धातु ऑक्साइड है, अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनेगा, आपका लवण और जल बनेगा। वैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम, क्या ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर दीजिए, H2SO4 के साथ अब क्रिया करा दीजिए, ये क्या है, आपका अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल है, ये देखिए आपका क्रिया करेगा तो देखिए आपका क्या बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनेगा, प्लस आपका देखिए क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखिए तीनों क्या थे, आपके रासायनिक गुण थे। पहले में देखिए धातु के साथ अब क्रिया किए थे तो क्या निकल रहा था, सक्रिय धातु के साथ अम्ल का क्रिया किए तो आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। दूसरे में आपने देखा कि क्या देखा कि हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट ना, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्या था, धातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर जल का निर्माण हो रहा, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, आपके इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्लों का उपयोग। हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्लों का उपयोग, मतलब कि अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, अम्लों का उपयोग, ठीक है, कि अम्ल का उपयोग आप कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा, अम्ल का उपयोग यहाँ पे निम्नलिखित है। पहला H2SO4, इसका नाम क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, समझ रहे हैं। H2SO4 क्या है, आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होता है, H2SO4 का उपयोग क्या होता है, लेड बैटरियों में होता है, ठीक है। किस में होता है, लेड बैटरियों में होता है, बैटरियों में। देखिए क्या होता है, लेड बैटरियों में होता है, प्लास्टिक में होता है, किस में होता है, प्लास्टिक में,
प्लास्टिक में होता है, ठीक है ना। अब देखिए कृत्रिम रेशे उर्वरक आदि के निर्माण में, ठीक है ना, उर्वरक, हाँ देखिए इसको लिख लीजिएगा कि इसमें होते हैं उर्वरक निर्माण। देखिए उर्वरक के निर्माण में, आदि के निर्माण में होता है, समझ रहे हैं ना। H2SO4 का उपयोग क्या होता है बहुत जगह, जैसे आपकी रेशे, कृत्रिम रेशे बनाने में होता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम उद्योग में होता है। दूसरा देख लीजिए आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्या है HNO3। देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, सोने व चांदी के शोधन में होता है, मतलब कि उसको शुद्ध करने में। किस में होता है, इसलिए देखिए लिख लीजिएगा, HNO3 का उपयोग होता है सोने तथा चांदी के शोधन में किया जा सकता है। या फिर HNO3 का इसका भी क्या होता है, उर्वरक में होता है, उर्वरक होता है, औषधियों में भी होता है इस अम्ल का, और विस्फोटक बनाने में भी होता है, समझ रहे हैं ना। HNO3 उर्वरक में होता है, विस्फोटक बनाने में होता है, औषधियों में होता है, ठीक है, तो इसका उपयोग होता है। हाँ, और देखिए तीसरा क्या है आपका HCl। देखिए HCl का क्या होता है, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रगड़ने के लिए होता है, ठीक है ना। वस्त्र उद्योग में क्या होता है, कपड़ा रगड़ने का, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रगड़ने के लिए होता है, ठीक है ना, तथा कलई से पूर्व चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे यूज होता है। और देखिए यहाँ पे जो ये यहाँ पे HNO3, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल है ना, तो नाइट्रिक अम्ल है, तो ये देखिए इसको नाइट्रिक अम्ल इसलिए यहाँ पे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अम्ल को सोरो से बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना। नाइट्रिक अम्ल को एक और नाम कहते हैं, इसको कहते हैं सोरे का अम्ल। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल देखिए क्योंकि कहते हैं, क्योंकि उसे सोरे से बनाया जाता। सोरे का देखिए सूत्र होता है KNO3, ठीक है, ये सोरे है, ये सोरे से, इसी से क्या बनाया जाता है आपका HNO3, इसलिए इसका नाम है सोरे का अम्ल भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप इसका उपयोग पढ़ लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना। ओके, थैंक यू, आगे पढ़ाएंगे।